हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है? जन्नतुल बकी की दीवार गिर रही भैया, उसको जल्दी उठाओ। मोसुल में क्या हो रहा है हमारे लिए मुद्दा है, और मस्जिद अक्सा में क्या हो रहा है हमारे लिए मुद्दा है। हमारा बच्चा पढ़ के भी हमारे नौकरी नहीं पा सकता, हमारे लिए मुद्दा नहीं है। कल्बे जवाद ने 2009 में अपनी बेटी की शादी की, कार्ड पे दूल्हे का नाम लिखा गया, दुल्हन का नाम नहीं लिखा गया। उसमें था दुख्तर कल्बे जवाद। अदबी मसाइल किताब लिखी गई, उसके कवर पेज पे लिखा हुआ है, जहाँ पे राइटर का नाम लिखता है अहलिया तौफीक अहमद, माने लिखने वाली जो थी अहलिया तौफीक अहमद। हम कहते हैं बराबरी, इंसाफ, जस्टिस कुरान की वैल्यू है, हमारे दिमाग में गैर बराबरी की जड़ें गहरी समाई हुई। सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कहा जज से, औरतें कम अक्ल होती हैं, इनको तलाक का हक ना दिया जाए। कोई डेटा दिखाइए दुनिया का कि औरतें कम अक्ल कहाँ होते हैं, कोई साइंटिफिक प्रूफ दिखाइए मुझे। औरतें किस कुरान में लिखा है 3 तलाक? अगर तलाक कुरान का हिस्सा ही नहीं है, और को अपने ऊपर भी सवाल उठाना पड़ेगा। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। जीटी रोड के आंचल में पली बढ़ी और संवरी उर्दू के रांची में हुए जलेस के ऑल इंडिया कन्वेंशन के वीडियो आप लगातार देख रहे हैं। साथियों, लखनऊ उर्दू का बड़ा सेंटर रहा है और वहीं से पहुंची थी स्त्रीवादी राइटर एक्टिविस्ट नाइश हसन। एक मिसरा है, हम बोलेंगे तो बात बोलेगी। तो साथियों, उन्होंने ना महज सरकार पर सवाल उठाए अपने लेक्चर में, बल्कि उर्दू बोलने लिखने वाले समाज को भी कटघरे में खड़ा किया। तो सुनिए उनकी पूरी बातें, जो आपकी आंख खोलेंगी, साथ ही सोचने पर मजबूर कर देंगी। मैं सबसे पहले सरकार की कुछ चीज़ें आपके सामने रखती हूँ। अभी आपने हाल में एक केस सुना होगा, सरकार का क्या मूड है इस तरह। बरेली में एक मामला होता है कि एक मोहतरमा है नाहिद सिद्दीकी, वो एक स्कूल चलाती है, स्कूल में पढ़ाती हैं, प्रिंसिपल है, और उनके इदारे में एक बहुत ही खूबसूरत प्रेयर होती है, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये बहुत ही बेहतरीन प्रेयर है, इसका हिंदू मुसलमान से रिश्ता नहीं, बहुत बचपन से हम लोगों ने सुनी है। एक साहब वीएचपी के जो पड़ोसी थे उस स्कूल के, वो आते हैं और एतराज़ जाहिर करते हैं। एतराज़ कि ये उर्दू हमारे बच्चों को दी जा रही है, इससे उनकी मानसिकता बिगड़ रही है, इसको रोक लगाई जाए। और हमारे सूबे की मुस्तैद पुलिस स्कूल पहुंच जाती है। वो मुस्तैद पुलिस नाहिद सिद्दीकी को और उनके एक असिस्टेंट टीचर को ले जाती है थाने और उनसे पूछताछ करती है। ये मुस्तैद पुलिस, जब एक रेप की घटना हो जाती है, सुभाषनी जी बैठी हैं, जानती हैं, चप्पलें घिस जाती है हमारी, और वो पुलिस कभी आती नहीं और हमारी कभी एफआईआर दर्ज नहीं करती। वो पहुंच गई कि लोगों का मानसिक शोषण हो रहा है इस प्रेयर से। तो देखिए गवर्नमेंट का हमारे बारे में नज़रिया क्या है ना ये बात, एक ये आप समझिए। उसके अलावा हमारे लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी बनी, आप सब जानते होंगे, उर्दू वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके सामने मेरी क्या हैसियत, कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अरबी फ़ारसी उर्दू यूनिवर्सिटी बनाई गई, जो एक ख़ास मकसद से बनी थी। उसका मकसद एक आम यूनिवर्सिटी वाला नहीं था, उस मकसद था कि उर्दू को वहाँ एक कंपल्सरी कर दिया गया था। वो एक कंपल्सरी थी उर्दू, कि आपको वहाँ दाखिला लेने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता था। जैसे जब हम बाहर जाते हैं आइल्स का एग्ज़ाम देते हैं कि नहीं, आप अंग्रेज़ी स्कूल में कितना भी पढ़े हो, देते हैं एग्ज़ाम, पास हो के तब जाते हैं वहाँ। उसी तरह उर्दू वहाँ कंपल्सरी थी।
उसका इरादा था कि तमाम मदारिस से जो बच्चे आते हैं उनको उनके हायर एजुकेशन के लिए उनको वहाँ से जोड़ के पीएचडी इसमें शामिल की जाएगी, उन बच्चों को जोड़ के जिनके इदारों में पीएचडी नहीं होती है। तो ये एक हायर एजुकेशन की तरफ एक बेहतरीन कदम था। हमारी सरकार ने क्या किया, कंपलसरी स्टेटस को ख़त्म कर दिया। हमारी सरकार ने क्या किया, जो वहाँ उर्दू में बोर्ड लगे रहते थे उन बोर्ड तक को हटा दिया, और हमारा दर्जा क्या है, सेकंड लैंग्वेज, हम अपने स्टेट की सेकंड लैंग्वेज है, और वहाँ से आपने बोर्ड सब हटा दिए, और उस यूनिवर्सिटी का जो मकसद था वो ख़त्म कर दिया, उसे एक आम यूनिवर्सिटी बना दिया गया। अब तो उसमें कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, ना ही वो लोग आएंगे जो जिनके बच्चे ज़्यादा उर्दू पढ़ते हैं वो कौन है, हम आप जानते हैं। भले ही कहें ज़बान का कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, इलाके की ज़बान होती है, हम भी मानते हैं, लेकिन आज की तारीख़ में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उर्दू पढ़ता लिखता कौन है, मुसलमान पढ़ते हैं, और उनकी कौम को किसी न किसी तरह निशाना बनाना है, ये भी एक तरीका था हमारी सरकार का। थोड़ा पीछे जाती हूँ, मायावती की सरकार आती है और मायावती 246 मदरसों को ग्रांट पे लेने का अप्रूवल करती है, और बाकायदा वो हाउस से पास होता है। जब सरकार आती है, जियो बनता है, 100 मदरसों को वो लेती है, उसके अलावा नहीं लेती। उसके बाद जब सपा की सरकार आती है, वो सरकार भी 100 मदरसों को लेती है, उसी जियो को आगे बढ़ाती है। अब बचते हैं हमारे पास 46 मदरसे, और मदरसे हैं, ये तो मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो बचते हैं, थोड़ा टाइम दीजिएगा प्लीज़ तो 46 मदरसे बचते हैं। हमारी यूपी की गवर्नमेंट का दूसरा टर्म है, 2017 में पहली बार ये सरकार आई, दूसरा टर्म स्टार्ट हो गया है, वो 46 मदरसे अभी तक ग्रांट पे नहीं लिए गए, और बाकियों को आप छोड़ दीजिए, 560 मदरसे ग्रांट पे हैं। वो उसमें क्या है, 60% जो वो है उसकी सैलरी वो भारत सरकार देगी, और 40% देगी यूपी सरकार। आपको जान के हैरत होगी कि वो 60% पैसा उनको पिछले 14 से नहीं मिल रहा है। कितने परिवार भूखमरी की कगार पे पहुंच गए हैं, कई मामले ऐसे आए जिनकी मौत हो गई, लेकिन वो नहीं हुआ। आज तक वो सिर्फ उनको 40% तनख्वाह मिल रही है, और उनको नए मदरसों को ना ग्रांट पे लिया गया, ना कोई नया टीचर अपॉइंट किया सरकार ने। एक मदरसे में 14 तक का स्टाफ होता है जिसको सरकार देती थी, उनका ये हाल है। तो आप सोचिए कि हम तमाम बातें करेंगे, आज हम बहुत रिच फील कर रहे हैं कल से कि हमने बहुत कुछ अच्छा सुना, लेकिन मौजूदा दौर जो है हमारा, हम उसमें क्या जी रहे हैं वो हमारे लिए काबिल फ़िक्र बात है। इसके अलावा जिनको कहते हैं मान्यता प्राप्त मदरसे, वो उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 हैं, उनकी हालत और बुरी है। तीसरे नंबर पे जो आते हैं कि जो लोगों ने अपने इंटरेस्ट से बना दिए इदारे कि भाई हमारे घर में एक कमरा है, एक टीचर रख दिया कि बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, वो उसको पढ़ाएंगे। उनके ऊपर सरकार ने क्या किया, ये कहाँ से पैसा आ रहा है, आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, टीचर को कहाँ से आ रहा है, मतलब इतनी जांचें बैठाल दी कि जो लोग बिल्कुल बेलौस ये काम कर रहे थे उन्होंने उन पे ताले लगा दिए। तो जो कौम सबसे ज़्यादा पढ़ रही है, इसको जैसे भी हो, जो भी हालात रहे हों, पर पढ़ वही रही है, और उसको हमने किस किस तरह से नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया है। ये बात मैं आपके सामने चाह रही थी कि रखूं, और आप जानें कि क्या है। आपको ये भी याद दिला दूं, आप मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा दानिश्वर हैं, कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम किसने चलाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी ने स्कीम चलाई, सक्सेसफुल चल रही थी, 160 करोड़ रुपए उसका बजट था। पिछली सरकार में उसका बजट आपको पता है कितना कर दिया गया, 10 करोड़, यानी कि 150 करोड़ का सीधे कट ऑफ हो गया। और हमारी फिक्र क्या है, उस पर भी बात करूंगी कि 150 करोड़ रुपए हमारे घट गए।
हमको कोई एहसास भी नहीं हुआ। नेशनल ओपन स्कूल से उर्दू को अनरिकॉग्नाइज कर दिया गया, हमको कोई असर नहीं हुआ। अभी देखिए क्या हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश का एक बच्चा जिसने कामिल किया होगा, अगर आंगनवाड़ी की वैकेंसी निकलती है, वो बच्चा उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी इंटरमीडिएट तक का ही स्टेटस है मदरसों का। आपको पता है कि नहीं? नहीं पता हो तो आप जानिए, ये स्टेटस उसको एक आंगनवाड़ी का कार्यकर्ता नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? कि उसको इसके लिए मेन स्ट्रीम कॉलेज से उसको ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी होगी। अगर ऐसा ही है तो आप पढ़ा क्यों रहे हो? आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ा रहे हो? आमिल फाजिल ये आप क्यों करा रहे हो? इसका मकसद क्या है? जब बच्चे को मेन यूनिवर्सिटी में आके पढ़ना है, पास होना है, तभी होगा। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, कामिल वालों को नौकरी नहीं मिली। तो हमारी मौजूदा हालात ये है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से ये बात कही है कि मदरसे वाले अपना जब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उसका वीडियो भेजो, हम तुम्हारी देश प्रेम की चेकिंग करेंगे। वो देश प्रेम उत्तर प्रदेश की सरकार या बीजेपी की जहाँ सरकार है वो जांच करना चाहती है। तो ऐसे में आप उन लोगों को शक की निगाह से देख रहे हैं। अभी तो आपने सरकार का हाल सुना, हमारा हाल नहीं सुनेंगे क्या? आपको हमारा हाल भी सुनना पड़ेगा कि हम लोगों ने क्या किया है। हम लोगों ने अपने हाल को, हमारे लिए ये मुद्दा ही नहीं रहा कि हमारा बच्चा को इंटर के बाद अगर वो जामिया जाता है उसका रिकॉग्निशन नहीं है, वो जामिया में एडमिशन नहीं पा सकता हमारा बच्चा जो वहाँ से करके आया है। हमारे कान में जू नहीं रेंगती। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है? जन्नतुल बकी की दीवार गिर रही है भैया, उसको जल्दी उठाओ। मोसुल में क्या हो रहा है हमारे लिए मुद्दा है, और मस्जिद अक्सा में क्या हो रहा है हमारे लिए मुद्दा है। हमारा बच्चा पढ़ के भी हमारे नौकरी नहीं पा सकता, हमारे लिए मुद्दा नहीं है। ये सवाल हम पे भी है। NIOS बंद कर दिया, नेशनल ओपन स्कूल ने उर्दू को हटा दिया चुपके से बीजेपी की सरकार में, और हम मदरसे के बच्चों को लेके कल्बे जवाद नारे लगा रहे हैं सड़कों पे कि मस्जिद वो जन्नतुल बकी की दीवार गिर गई है, सरकार उस पर चिट्ठी लिखे, सरकार बनाए। अरे भाई, तुम्हारे बच्चे सब बेरोजगार घूमेंगे, तुमको इसकी परवाह नहीं है कि तुमको जन्नतुल बकी की परवाह है? तो ये हमारी कितनी गलतियां हैं। कल्बे जवाद ने 2009 में अपनी बेटी की शादी की। कुद्दूस भाई बैठे हैं, जानते होंगे। कार्ड पे दूल्हे का नाम लिखा गया, दुल्हन का नाम नहीं लिखा गया। उसमें था दुख्तर कल्बे जवाद। माने हमने अपनी जहनियत को कितने नीचे गिरा लिया है। एक साहब ने अभी एक किताब लिखी है, अदबी मसाइल। साहब ने नहीं लिखी है, सुनिएगा। अदबी मसाइल किताब लिखी गई, उसके कवर पेज पे लिखा हुआ है, जहाँ पे राइटर का नाम लिखता है तौफीक अहमद। तो आपको देख के लगेगा तौफीक अहमद ने अदबी मसाइल किताब लिखी है। उसके नीचे लिखा है अहलिया तौफीक अहमद, माने लिखने वाली जो थी अहलिया तौफीक अहमद थी वो। और हमारे दिमाग में पेट्रियार्की का गढ़ है। हम कहते हैं बराबरी, इंसाफ, जस्टिस कुरान की वैल्यू है, हमारे दिमाग में गैर बराबरी की जड़ें गहरी समाई हुई है। अब औरत को ऐसे कह देंगे। हमारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कहा जज से? औरतें कम अक्ल होती हैं, इनको तलाक का हक ना दिया जाए। कोई डेटा दिखाइए दुनिया का कि औरतें कम अक्ल कहाँ होते हैं। कोई साइंटिफिक प्रूफ दिखाइए मुझे, औरतें कम अक्ल कहाँ होती हैं। किसने रिसर्च किया है ये? और उसका रिसर्च हो अगर इन लोगों का, तो उसको भी चैलेंज मैं करूँगी। और इसके अलावा आप उर्दू इदारों के लोग एक किताब लिखते हैं, मजमूआ क़वानीन इस्लामी। आप उसमें 529 दफ़ाएँ डालते हैं, सेक्शंस, बाकायदा आप एक लॉ बनाते हैं, और आप
फाजिले दिनियात करते हैं। फाजिले तिब से ज़्यादा बच्चे फाजिले दिनियात में हैं। डेटा आप देख लीजिए। क्या आप दीन पढ़ते हैं कि आप कहते हैं कि 3 तलाक जो है बंद नहीं होना चाहिए? किस कुरान में लिखा है 3 तलाक? अगर आप दिनियात के स्टूडेंट हैं तो क्या आपको दिनियात पढ़ के इतना मालूम नहीं हुआ कि 3 तलाक कुरान का हिस्सा ही नहीं है? और आप एक 529 दफ़ाओं की एक मोटी किताब लिखते हैं, कंपेंडियम ऑफ इस्लाम, जिसको उर्दू में कहते हैं मजमूआ क़वानीन इस्लामी। एक से एक बेवकूफ़ी की बात मुसलमानों ने उसमें लिखी कि पर्ची डाल दो तो तलाक, दीवार पे लिख दो तो तलाक, ख्वाब में आ जाए तो तलाक, पानी में डाल दो तो तलाक। माने आप खुद भी तो थोड़ा पागल हो रहे हैं। आपको अपने ऊपर भी सवाल उठाना पड़ेगा। क्या इसका फ़ायदा सरकारें नहीं उठा रही हैं? बात में और जोड़ दूँ, आपको मालूम नहीं होगा, मैं आपको एविडेंस के साथ बात कर रही हूँ। हमारे इतना बड़ा इदारा है पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके सामने हम लोग की हैसियत एक चींटी बराबर नहीं है। वो हमको कुछ नहीं समझते हैं, वो हमें कुछ नहीं समझते हैं। सलमान नदवी आप जानती होंगी, सलमान नदवी एक बड़े मौलवी कहलाते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड के। सलमान नदवी ने एक चिट्ठी लिखी किसको? सलमान नदवी जो पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलवी थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी बगदादी को। मौसूल में चिट्ठी भेजी उन्होंने अरबी में, और मैंने उसको कर लिया आपके लिए। और वो उनको कहते हैं बगदादी को कि आपके काम से हम बहुत खुश हैं। मौसूल में जो आपका खुतबा हुआ, मैंने उसको पढ़ा, लोगों से जाना, मैं बहुत खुश हूँ। आपके ऊपर कौम को फ़ख्र है। मैं आपको लखनऊ आने की दावत देता हूँ। इसके बावजूद, इम्पॉर्टेंट बात अब सुनिएगा सर, मैडम लोग भी, कि इसके बाद इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके बावजूद पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनको अपने इदारे से न सवाल पूछा न बाहर का रास्ता दिखाया। उन्हें बाहर का रास्ता कब दिखाया जान लीजिए, आपके लिए जानना ज़रूरी है। उन्हें बाहर का रास्ता तब दिखाया, सलमान नदवी की ये चिट्ठी है, अरबी उर्दू में जा चुकी है। उन्होंने रास्ता तब दिखाया जब सलमान नदवी ने कहा कि 3 तलाक कुरान में नहीं है, तुरंत उनको बाहर निकाल दिया। आज की डेट में सलमान नदवी पर्सनल लॉ बोर्ड में नहीं है। तो आप और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है? हम अपना डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं? तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी? ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।